ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आप जानते हैं एक जल का स्रोत होता है, चाहे कुआं हो, तालाब हो या आपका ट्यूबवेल हो, तो कोई भी एक जल का स्रोत होगा और वहीं से वाटर लिफ्टिंग पंप लगा होता है जो पानी को खींचता है। उस पानी से खींचने के बाद एक फिल्टर लगा होगा, सैंड फिल्टर जिसको बोलते हैं, जो मिट्टी को छानता है, और वहीं पे फर्टिलाइजर टैंक भी लगा होता है। फर्टिलाइजर टैंक के बाद जो है और भी टैंक लगे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ड्रिप का सिस्टम लगा रहे हो। ड्रिप सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। वहाँ से एक मेन मुख्य पाइपलाइन जाती है और मुख्य पाइपलाइन जो है लगभग जो है 2 फीट कम से कम जो है ज़मीन के नीचे रहती है, और उसी मुख्य पाइपलाइन से जो है हमारी उप पाइपलाइनें जाती हैं। वहीं से लेटरल लगे होते हैं जिनको पार्श्व नलिकाएँ बोलते हैं, और पार्श्व नलिकाओं में ही ड्रिपर लगे होते हैं। ये ड्रिपर जो है कई क्षमता के हो सकते हैं, 2 लीटर के, 4 लीटर के, 8 लीटर के, जैसी आपकी फसल है। जैसे गन्ना ज़्यादा पानी चाहती है तो गन्ने में जो ड्रिपर का साइज लगता है वो ज़्यादा बड़ा होगा, और जो फसलें कम पानी चाहती हैं उनमें ड्रिपर का साइज कम होता है। अब उस ड्रिपर से पानी कहाँ जाता है? पौधे की जड़ में जाता है। अब पौधे की जड़ में जब पानी जाता है होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जब जड़ में पानी जाता है तो पानी बहुत सारा जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा और वाष्पीकरण के द्वारा हवा में फिर से वापस चला जाता है। लेकिन जब जड़ के पास पानी दिया जाता है, भूमि की गहराई के में पानी दिया जाता है, तो उसका ना तो वाष्पीकरण होता है और ना वाष्पोत्सर्जन होता है, और यही पानी फिर क्या होता है, भूमि में भी सूख जाता है। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, जैसे आपको जितना खाना दिया जाए खाने को, उतनी भूख है तो आप पूरा खाना खा लो, ज़्यादा दिया जाएगा तो इधर उधर जाएगा, तो वो पानी कहाँ चला जाता है? फिर से धरती के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से पानी की बर्बादी जो हो जाती है ना तो वाष्पीकरण से होती है, ना वाष्पोत्सर्जन से होती है, और ना फिर से धरातल में जाने से होती है। अगली चीज़ है, जो पानी ज़्यादा बच जाता था उसे खरपतवार उपयोग कर लेते थे, और खरपतवार उपयोग करने के साथ ही क्या करते हैं, अपना ग्रोथ डेवलपमेंट ज़्यादा करते हैं। और खरपतवार सबसे बड़े स्रोत होते हैं रोगों के, कीटों के। तो खरपतवार को पानी मिलना बंद हो गया। पानी मिलने के साथ जब उन्हें पानी नहीं मिला तो किसी को भी पानी नहीं, आपके घर में कोई मेहमान आए उसे पानी ना पूछो दोबारा नहीं आएगा। तो खरपतवार भी वैसे जो है उस फील्ड से पूरी तरीके से चला जाएगा आपके खेत से, और जो रोग और जो कीट फैला रहा था खरपतवार, उनमें भी कमी आ जाएगी। अगली चीज़ है कि जो हमारा टपक सिंचाई होती है, टपक सिंचाई में हम फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरकों को भी घोल के डाल सकते हैं, और विभिन्न अध्ययनों में साबित हो चुका है कि अगर हम उर्वरक घोल कर देते हैं तो पौधे बहुत ही जल्दी उसे अर्जित कर लेते हैं अगर ठोस मात्रा में देते हैं उनकी अपेक्षा। जैसे आपको जब बीमार होते तो डॉक्टर ग्लूकोज लगाता है, उसी प्रकार जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में, सांद्र फॉर्म में जब हम देते हैं न्यूट्रिएंट को, तो पौधे अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो हमारे फर्टिलाइजर थे यानी उर्वरक थे, वो कहाँ जाते हैं? सीधे पौधे की जड़ों के पास जाते हैं, और जड़ों में वहाँ पे उनकी खाद्य जड़ें होती हैं, और वो जड़ें क्या करती हैं, उस उर्वरक को पूरी तरीके से शोषित कर लेती हैं। अब एक बात और हुई कि जो हमारे खरपतवार थे, जिन पौधों की हमें आवश्यकता नहीं थी, उनको भी उर्वरक मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। आधे से ज़्यादा उर्वरक जो है खरपतवार खा जाते थे, तो किसको मिल रहा है? सीधे फसल को मिल रहा है। तो लगभग जितना उर्वरक आप लगता था उसका 1/10 ही उर्वरक आपकी फसल में डालना पड़ता है। दूसरी चीज़, उर्वरक भी कहाँ चल पड़ रहा है? पौधों की जड़ों के पास पड़ रहा है। जब पौधों की जड़ों के पास उर्वरक जाएगा तो उर्वरक भी हवा में फिर से वापस हो जाता है, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा क्या है समस्या आती है कि नाइट्रोजन भी फिर से जो है वाष्प बन के जो है आसमान में चली जाती है, क्योंकि ऊपर नाइट्रोजन गैस ही है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उसको डीनाइट्रीफाई कर देते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन की पानी के साथ लीचिंग हो जाती है और वो भूमिगत जल में मिल जाती है, और जल की भी गुणवत्ता को क्या कर देती है? खराब कर देती है। तो इस तरीके से आप देखा कि फर्टिलाइजर भी बच गया और आपका पानी भी बचा, दोनों चीज़ें मिली। अगली चीज़ क्या है कि जब सब पौधों को बराबर पानी मिला, सब पौधों को बराबर खाद मिली, तो सारे पौधों की जो फल की गुणवत्ता थी एक जैसी होगी। जैसे यहाँ पे सभी लोगों को सरकार की बराबर योजनाओं का लाभ मिले तो धीरे धीरे सभी क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे। अमीरी और गरीबी का जो अनुपात बढ़ता जा रहा हो कम हो जाएगा। उसे अगर हम ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे तो जितने भी पौधे होंगे उनके सारे फल की गुणवत्ता एक जैसी होगी। आप मार्केट में जब जाते होंगे तो ठेले पे सेब लगे होते हैं, संतरे लगे होते हैं, लेकिन जिनकी गुणवत्ता अच्छी होती है, बड़े बड़े से एक जैसे होते हैं, उनका मूल्य लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा होता है। तो आप ज़्यादा गुणवत्ता वाले फलों की, सब्जियों की उपज उनसे ले सकते हैं। लेने के साथ ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पार्ले एग्रो है, तो आपके अगर ड्रिप इरिगेशन से आपने आलू उगाए हैं
तो आपको 1 रुपये ज़्यादा देते हैं। हो सकता है कई लोग उनको बेच भी रहे हों, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं वो आपको ज़्यादा पैसे देती हैं, तो आपकी आय भी यहाँ पे बढ़ जाती है। इसके अलावा आपकी समय की बचत हो जाती है। जब भी आप पानी लगाने जाओगे, अगर तोड़ विधि से दे रहे हो तो वहाँ एक आदमी का रहना जरूरी है। मान लो अगर आप सोचो हम तोड़ विधि से जो है उसको गुलाबा काट आए और फिर पानी हमें नहीं देना है, आके घर में नाश्ता किए, ठंड का मौसम है, रजाई में गए, घुस के सो गए, सुबह दूसरे की मसूर भर गई, दूसरा डंडा लेके खड़ा है कि हमने तो बड़े मुश्किल से पूसा से डंबर साहब से बीज मंगवाए थे और हमारे बीज का क्या होगा, पंचायत लगेगी और सर के पास तो डिप्टी एसपी है ही है सर, तो पुलिस केस भी हो जाता है इसमें कभी कभी कि हमारी इन्होंने जो है मसूर भर दी और हमारी सारी मसूर अच्छे बीज वाली खराब हो गया तो उसको पैसा दो। तो ड्रिप इरिगेशन में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे एक टाइमर लगा होता है, टाइमर लगाइए कि इतने घंटे जो है इस फसल को पानी की आवश्यकता है। पूरी तरीके से यह जो है निर्धारित किया जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा कि किस फसल को, यहाँ तक कि किस फसल की किस किस्म को कितने लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है, तो आपकी समय की बचत हो जाएगी। दूसरे, आपके पाइप भूमिगत रहते हैं तो जो आप नाली बनाते थे खेतों में वो भी जगह आपकी बच जाएगी। तो जब ज़्यादा क्षेत्रफल में आप जाएंगे तो जहाँ पे नाली बनती थी, बेकार जगह चली जाती थी, वहाँ पे आप फसल बन सकते हैं और ज़्यादा नंबर आप पौधे वहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे उपज भी आपकी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि पानी की बचत होगी और पानी की बचत होने से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो ये नहीं कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने पानी का संरक्षण नहीं किया। तो उनको कुछ देने के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहिए। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि बहुत महंगी है, लेकिन सरकार ने इस पर सोचा और पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक नामक स्कीम चलाई गई जो माइक्रो इरिगेशन स्कीम है। तो इसमें 90% तक अनुदान भी दिया जाता है। हमारे DHO साहब आपको बताएंगे भी अभी कुछ ही देर में, और भी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात है कि कभी कभी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम लगाते हैं फेल हो जाती है, तो उसका कारण है कि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण ना हो पाना। तो इसलिए जब भी आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाएं तो आसपास का जो कोई किसान सफल किसान हो उसे लगाए हो, क्योंकि सफल और असफल दोनों प्रकार के किसान मिलेंगे। सफलता और असफलता में बस यही अंतर है कि जो ध्यान दिया वो सफल हो गया और जिसने ध्यान नहीं दिया वो असफल हो गया। तो ऐसा किसान जो सफल है ड्रिप इरिगेशन लगाने पे, तो उससे आप जानकारी ले सकते हो अपना अहम त्याग के। तो अहम त्याग दीजिए और उससे जानकारी लीजिए, पहले वहाँ लीजिए, फिर अपने खेत में करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपज प्राप्त करिए, पैसे बचाइए, पानी बचाइए और आने वाली पीढ़ी को खुशी दो। धन्यवाद।